Hello students, welcome to the online class of MPS बरू। तो जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हमने डिफरेंट पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थ्रू आउट इंडिया उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हमारे मुल्क के कौन से हिस्से में ऑपरेट होता है। तो हमने देखा था कि कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो है वो माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ प्लेन्स में, कुछ डिज़र्ट्स में, कुछ प्लेट्यूज़ में रहते हैं। तो उनकी सीजनल मोमेंट्स और मोमेंट पैटर्न्स जो है वो कौन सी फैक्टर्स जो होते हैं उनमें मोमेंट पैटर्न्स को डिफ़ाइन करते हैं, ये भी हमने देखा था। तो आज हम कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पेस्टोरल लाइफ तो हमने देखा कि किस तरह की वो उनकी पेस्टोरल लाइफ रहती है, इन पेस्टोरलिस्ट की, इन चरवाहों की ज़िंदगी कैसे रहती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत किया, जब मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, तो उस समय इन चरवाहों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल के अंडर इन पेस्टोरलिस्ट की जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल ड्रामाई अंदाज से चेंज हो जाते हैं। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, यानी जहाँ पर उनके जो चरागाह है, जहाँ ये भेड़ बकरियाँ चरवाने के लिए ले जाते थे, वो बिल्कुल कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। और उनकी जो मोमेंट्स थे, पहले हमने देखा कि कोई भी उनकी मोमेंट्स को लेकर रूल्स नहीं थे, कोई कानून नहीं बना था। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इनकी मोमेंट्स को लेकर रूल्स बनाए और जो रेवेन्यू इन्हें पे करना पड़ता था, जो टैक्स पे करना पड़ता था, उसको भी बढ़ा दिया। उनके एग्रीकल्चरल स्टॉक्स जो है वो कम हो जाते हैं और जो थोड़ी बहुत पेटी ट्राइड्स में वो ये इन्वॉल्व होते थे उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो ये सारा कैसे हुआ ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलोनियल स्टेट जो है वो तमाम ग्रेजिंग ग्राउंड्स को कल्टीवेटेड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता था। जितने भी चरागाह है, जहाँ जहाँ भी ये माल मवेशी भेड़ बकरियाँ जो है चरवाने के लिए ले जाता था, उन सारे चरवाहों को उन सारे चरागाहों को क्या करना चाहते थे वो कल्टीवेटेड फॉर्म्स में, यानी उन सब पर ये खेती बाड़ी करना चाहता था। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू जो था एक ऐसा ये सोर्सेस था इस फाइनेंस का। तो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करके ये रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकता था। यानी जितना ज़्यादा जितना ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन के अंडर आ जाएगा, उतनी ज़मीन पर वो रेवेन्यू इम्पोज कर सकते थे। ठीक है, तो उसी समय वहाँ पर उनको उन कल्टीवेटेड फील्ड से जूट जैसे, कॉटन जैसे, वीट और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनको हासिल हो सकता था। और इन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड जो है वो इंग्लैंड में था। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए जो उन अंग्रेज़ों के जो कर्मचारी थे, उनके लिए तमाम जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स था, जो ये सारे अनकल्टिवेटेड लैंड्स जहाँ पेस्टोरलिस्ट के लिए चरागाह होता था, वहीं अंग्रेज़ों के लिए ये अनप्रोडक्टिव था। यानी वहाँ से उन्हें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ना उनको वहाँ पर रेवेन्यू हासिल हो रहा था, ना वहाँ कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस वजह से उन तमाम चरागाहों को, अनकल्टिवेटेड लैंड्स को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया, वेस्ट लैंड, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ से उन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। तो ये सारा वेस्ट लैंड जो है उस पर कल्टिवेशन करने की ज़रूरत था। तो मिड 19th सेंचुरी से वेस्ट लैंड रूल्स को बनाया अंग्रेज़ों ने, और इन रूल्स को बनाकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इन रूल्स को इनेक्ट करने के बाद इन रूल्स को नाफिज कर दिया गया। तो इन रूल्स के तहत तमाम अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो है ना, जो भी जहाँ पर भी ये अनकल्टिवेटेड लैंड्स था, उन पर अंग्रेज़ों ने पहले तो अपने हाथों में ले लिया उनको, और अपने गिने चुने लोगों को ये ज़मीन दे दिया। ये इंडिविजुअल्स जो है ना, जिनको इन अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन ग्रांट किया था, तो ये सारी ज़मीन जो है उनको थोड़ी बहुत इन इंडिविजुअल्स को कंसेशंस दिए गए, और उन लोगों को वहाँ पर सेटल होने के लिए इनको इनकरेज किया गया। तो उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स को उन गाँवों का मुखिया भी बना दिया गया, इन नए जो क्लियर्ड एरियाज़ थे। ठीक है, तो बहुत सारे एरियाज़ में जो ज़मीन जिन पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करके कुछ इंडिविजुअल्स को, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दिया था, बहुत सारे हिस्सों में वो ज़मीन जो है असल में क्या थे, ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स थे इन पेस्टोरलिस्ट के। तो जब कल्टीवेशन
बढ़ने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है उस पर खेती बाड़ी होने लगी। तो जितनी ज़्यादा खेती बाड़ी, जितनी ज़्यादा ज़मीन जो है कल्टीवेशन के अंडर आ गया, उतना ज़्यादा जो है ग्रेजिंग ग्राउंड श्रिंक हो गया, उतना ज़्यादा इन पेस्टोरलिस्ट के लिए जो चरागाह थे वो ख़त्म होता चला गया। क्योंकि अब उनकी चरागाह जो है वो किस चीज़ में तब्दील कर दिया गया, उसको कल्टीवेटेड फील्ड्स में तब्दील कर दिया गया। तो दूसरा जो है, मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स जो है वो भी बनाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए जंगल को लेकर। तो इन कानून के तहत कुछ फॉरेस्ट को जो है ना, वो उन फॉरेस्ट में से क्या आता था, वैल्यूएबल टिम्बर आता था, यानी काफ़ी कीमती वहाँ से लकड़ी प्रोड्यूस होते थे, जैसे कि देवदार हो गया, साल हो गया। उन सारों को रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दिया। जहाँ जहाँ पर भी जिन फॉरेस्ट पर भी वो, पिछले साल हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था थोड़ी बहुत, ये 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट और रिजर्व, प्रोटेक्टेड और ये विलेज फॉरेस्ट जो है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ मजबूत लकड़ी अंग्रेज़ों को जिन जंगलों में मिला, उन तमाम जंगलों को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया। तो उन रिजर्व फॉरेस्ट में जो है उनको जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें थोड़ी बहुत वो लोग ये एक्टिविटीज़ कर सकते थे, बाकी और ये विलेज फॉरेस्ट थे, तो विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ पॉसिबल थे। बाकी जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ पर उनको किसी भी किस्म की इन पेस्टोरलिस्ट की, इन फॉरेस्ट डिवेलपर्स की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया था। ठीक है, इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स का ये मानना था कि ये ग्रेजिंग की वजह से जो पौधे उग रहे होते ये तबाह हो जाते हैं, और ये सारे जो यंग जो क्या बोलते हैं, यंग शूट्स जो होते हैं ट्रीज़ के, वो सारे जर्मिनेट होने से पहले ही ये ख़त्म हो जाते हैं। ये इनके भेड़ बकरियां खा जाते हैं उनको, बाद में इनको बड़े दरख्त बनने नहीं देते हैं। तो ये सारे जो हर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल इस पे क्या कहते हैं, मतलब पूरे झुंड में आकर इसी सैपलिंग्स पे पड़ते हैं, और जितने भी शूट्स होते हैं वो सारे खा जाते हैं। तो इस वजह से जो नए ट्रीज़ होते हैं वो उग नहीं पाते हैं, वो बड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट एक्ट्स की वजह से भी इन पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है काफ़ी चेंज हो जाती है। अब उन्हें बहुत सारे फॉरेस्ट में जाने से प्रिवेंट किया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाते हैं। जहाँ पर उनके केटल्स को पहले वेल्यूएबल फॉरेज मिलता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोडर, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास फूड जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस ग्रास फूड मिलते थे। अब वहाँ उनको इंटर होने नहीं देते हैं। तो उन एरियाज़ में भी जहाँ पर उनकी एंट्री अलाउ थी, जहाँ पर उनको जाने की इजाज़त थी, वहाँ पर भी उनकी मूवमेंट्स को लेकर रूल्स बनाए गए। तो अब उनको वहाँ इंटर होने के लिए सबसे पहले तो परमिट की ज़रूरत पड़ता था, एक इजाज़त की ज़रूरत पड़ता था, और उनकी कब उनको इंटर होना है फॉरेस्ट में और कब उनको वहाँ से निकलना है, इसको भी लेकर रूल्स बनाए गए। इसको भी स्पेसिफाई किया गया कि भाई आपको इस समय पर इंटर होना है और इस समय पर जंगल को छोड़ के बाहर निकलना है, और कितने दिन वो फॉरेस्ट में रह सकेंगे उसको भी उन्होंने रेगुलेट कर दिया गया, और नंबर ऑफ़ डेज जो वहाँ स्पेंड करेंगे वो भी लिमिटेड थे। अब पेस्टोरलिस्ट जो है उस एरिया में, ठीक है, ज़्यादा फॉरेज अवेलेबल होने के बावजूद भी वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते, क्योंकि उनको स्पेसिफाई किया गया उनके डेज। ठीक है, तो वहाँ जो ग्रास होते थे वो काफ़ी ज़्यादा होते थे, और अब फॉरेस्ट में जितना भी ये अंडरग्रोथ जितना भी होने के बावजूद भी, यानी एम्पल अमाउंट में वहाँ मौजूद होता था, वहाँ के ग्रास भी बहुत ज़्यादा होता था। ग्रास ख़त्म होने से पहले उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब उनको मूव करना पड़ता था, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के परमिट्स के मुताबिक उनको वहाँ फॉरेस्ट में रहना पड़ता था। तो पूरी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अब उन्होंने क्या कर दिया, उनके लाइफ इसको ही रेगुलेट कर दिया, उनकी ज़िंदगियों को लेकर ही रूल्स बना दिए गए। तो ये परमिट स्पेसिफाई करता था कि वो एक कानूनी तौर पर एक जंगल में कितने दिन गुजारेंगे। तो अगर वो लोग उस स्पेसिफाइड डेज से ज़्यादा रहेंगे तो उन पर जुर्माना आयद होता था, जुर्माना पे करना पड़ता था। ठीक है, तो तीसरा जो है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वो ज़्यादा शक करता था नोमैड्स पे, इन नोमैडिक लोगों पे, जो खानाबदोश लोग हैं उन पर ज़्यादा वो शक की नज़र से देखता था। उनको वो बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। जो मोबाइल क्राफ्ट्समैन है, यानी जो क्राफ्ट्समैन मतलब हरकत करता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था,
और वो उन ट्रेडर्स पर भी शक करता था जो अपने सामानों को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता था, और उन पेस्टोलिस्ट पर भी वो शक करता था जो अपने हर सीज़न के हिसाब से हर सीज़न में वो अपने रेजिडेंस को चेंज करता था, क्योंकि उनके हमने देखा था कि गुड पास्चर्स की तलाश में वो लोग, और सीज़न के हिसाब से मानसून और इसके ड्राई सीज़न के हिसाब से और इसके अलावा समर और विंटर के हिसाब से वो लोग मूवमेंट्स करते हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, अंग्रेज़ हुकूमत जो है, वो एक सेटल्ड पॉपुलेशन पर हुकूमत करना चाहता था, यानी ऐसे लोगों पर हुकूमत करना चाहता था जो एक ही इलाके में परमानेंट रहता हो, और जो मोबाइल कम्युनिटीज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ होते हैं, उन पर हुकूमत करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। तो वो चाहते थे कि तमाम जो रूरल लोग हैं वो गाँव में रहे, फिक्स्ड प्लेसेस में रहे, और उनकी अपनी फील्ड्स हो और उन फील्ड्स पे फिक्स्ड ये राइट्स हो। तो इस किस्म के पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना और उन पर हुकूमत करना, कंट्रोल करना काफ़ी आसान था। तो जो लोग सेटल हो जाते थे, एक ही जगह रहते थे, उन्हें अंग्रेज़ों की नज़र में वो पीसेबल था, अमन पसंद थे, और लॉ अबाइडिंग थे। लॉ अबाइडिंग का मतलब है कानून के हिसाब से चलने वाला, कानून की इज्जत करने वाले थे, ठीक है। और जो लोग नोमैड्स थे, जो एक जगह सेटल नहीं होते थे, वो लोग अंग्रेज़ उन्हें क्रिमिनल्स मानते थे। 1871 में अंग्रेज़ी सरकार ने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम से कानून पास कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो है, क्राफ्ट्समैन के, ट्रेडर्स के, पेस्टोलिस्ट के, उन तमाम कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब्स माने गए, ठीक है। तो एक दफ़ा ये एक्ट जो है लागू हो जाते, नाफिज हो जाते, ये इन कम्युनिटीज़ को जो है अब एक नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट में रहने की उन्होंने तवक्का की कि आप लोग इस इलाके में रहेंगे, और वहाँ से बिना परमिट के बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं था। और विलेज पुलिस जो है उन पर लगातार उन पर नज़र बनाए रखता था। तो चौथी बात, रेवेन्यू इनकम को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश किया कि किसी न किसी तरीके से कोई भी सोर्स ऑफ टैक्सेशन मिले, तो वो अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता था। तो इस वजह से टैक्स जो है ज़मीन पर, कनाल वाटर पर, साल्ट पे, ट्रेड गुड्स पे और जानवरों तक, हत्ता कि जानवरों तक अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया गया। और पेस्टोलिस्ट को हर एनिमल पर, जो भी एनिमल यानी हर एक जानवर पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था इन पेस्टोलिस्ट को, ठीक। तो बहुत सारे पेस्टोरल ट्रैक्स में बहुत सारे ऐसे जहाँ पर ये पेस्टोलिस्ट ऑपरेट होते थे, ग्रेजिंग टैक्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिए गए मिड 19th सेंचुरी में। और पर केटल जो टैक्स था वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, और सिस्टम ऑफ कलेक्शन जो है वो काफ़ी इफ़िशिएंट बना दिया गया। अब टैक्स से छूटना मुश्किल हो गया, और छूट मिलना मुश्किल हो जाता था उन्हें। तो 1850 से 1880 के जो दशक थे, इसके बीच में जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट था वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बोली पे दिया जाता था, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि उन्हें स्टेट को भी जो बोली का पैसा था, जो ऑक्शन का पैसा था, उनको स्टेट को पे करना था, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए, ठीक है। तो 1880 में गवर्नमेंट ने अब इन टैक्सेस को, पहले तो इस तरह ऑक्शन किया जाता था, अब 1880 के बाद गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर इन पेस्टोलिस्ट से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हर एक को पास दिया गया। एक ग्रेजिंग ट्रैक में इंटर होने के लिए उस कैटल हर्डर को उस पास को दिखाना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था, और कितना उस कैटल हर्डर के पास, कितना उस पेस्टोलिस्ट के पास कैटल्स होंगे, माल मवेशी होंगे, और कितना टैक्स पे किया जाता था, वो सारा जो है उस पास पे इंटर किया जाता था, ठीक है। तो हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट? तो ये इतना सारा चेंजेस आ गए, उनके लाइव्स को रेगुलेट कर दिया गया, उनको टैक्स पे करने के लिए कहा गया, उनकी जो पेस्टोरल ट्रैक्स है वो श्रैंक हो जाते। अब इनके लाइव्स पे क्या असर पड़ा? तो इन मेजर्स की वजह से, इन इक़दामात की वजह से, अंग्रेज़ों के इस उठाए गए कदम की वजह से उनके पास्चर्स में काफ़ी शॉर्टेज आ जाते हैं। जब उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स को लिए गए और उनको कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और जितना अवेलेबल पास्चर लैंड था उसमें कमी। तो
इन रिजर्वेशन फॉरेस्ट रिजर्वेशन की वजह से शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स जो है वो पहले की तरह फ्रीली इंटर नहीं हो पाता था। अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो किसी भी फॉरेस्ट में इंटर नहीं हो पाता था और अपने मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ जब तक ये फॉरेस्ट अवेलेबल होता था वो ठहर नहीं पाता था। अब उनकी स्पेसिफाई किया जाता था कि कितने दिन वहाँ उनको जंगल में बैठना है। तो जब ये पास्चर लैंड्स डिसअपियर होता गया प्लफ के अंडर, यानी उस पर खेतीबाड़ी की गई, जो एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक है, अब उन्हें जो कुछ बचे खुचे ग्रेजिंग लैंड्स थे उन पर उन्हें फीड करना पड़ा। तो इस वजह से उन पास्चर्स पर इंटेंसिव ग्रेजिंग हुए बहुत ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है ओवर ग्रेजिंग हो गया है। तो आमतौर पर नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो है या नोमैडिक और पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो ये नोमैडिक पैस्टोरल कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो अपने जानवरों को एक एरिया में ग्रेस करते थे और उस एरिया को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाता था और जब तक वापस उस इलाके में पहुंचता था वहाँ पर फिर से दोबारा घास उगाते थे। ठीक है, तो नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ को वो टाइम देता था कि कुदरती तौर पर दोबारा से वहाँ पर ये वेजिटेशन वहाँ पर फिर से ग्रास उगे। तो जब इनको रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए पेस्टोरल मोमेंट्स पर, तो एक जो उनके पास ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम होने की वजह से थोड़ी बहुत जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वहाँ पर लगातार इन भेड़ बकरियों को चरवाने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ पास्चर्स थे वो डिक्लाइन हो जाते और वो ज़मीन जो है ओवर ग्रेजिंग हो जाते वहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से दोबारा से उनके जानवरों के लिए शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट हो जाते हैं और एनिमल स्टॉक्स जो है उसमें डिटेरियोरेशन आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। और जो अंडर फैट कैटल है, यानी जो थोड़ी बहुत, यानी अंडर फैट मतलब जिन्हें सही से खुराक नहीं मिला होता है, तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो मर जाते हैं। जब भी ये ग़ज़ा की क़िल्लत हो गया, जब भी फैमेंस आ गए, तो उसी समय ये अंडर फैट कैटल जो है बड़ी तादाद में मर जाते हैं। तो हाउ डिड पैस्टोरलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उससे आगे हम पढ़ेंगे।